माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम पॉलिटेक्निक की प्रथम वर्ष की जो कक्षाएं हैं, जिसके सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड, सब्जेक्ट कोड 2002 में यूनिट जो नंबर 5 है हमारी सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स, उसमें एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वह टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नैज अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। अर्धचालकों का वर्गीकरण यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये देखिए, आप एक टेबल के माध्यम से अर्धचालक दो प्रकार के होंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक अर्थात नैज अर्धचालक अर्थात शुद्ध अर्धचालक। इस प्रकार के अर्धचालकों में जो पदार्थ है वो पूर्णतः शुद्ध होता है, प्योर फॉर्म। ठीक है, जैसे जर्मेनियम का है तो पूर्णतः शुद्ध जर्मेनियम परमाणु का ही होगा ये, या सिलिकॉन का है तो पूर्णतः सिलिकॉन का ही होगा। दूसरे प्रकार के पदार्थ हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो देखिए, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जो नैज अर्धचालक है या जो शुद्ध अर्धचालक है, उनकी चालकता बहुत कम होती है। इवन एट रूम टेम्परेचर conductivity of intrinsic semiconductor is somewhat very less। तो इस केस में क्या होता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अर्थात नैज अर्धचालकों की चालकता अगर हमें बढ़ानी है तो उसमें कुछ प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड करनी होगी, और जब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो जो बनने वाला नया सेमीकंडक्टर है वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या बाह्य अर्धचालक कहलाएगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह दीजिए, बाह्य अर्धचालक कह दीजिए, या अशुद्ध अर्धचालक कह दीजिए। अब बात यह आती है कि अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो कितने टाइप के होंगे। तो वो अगेन दो टाइप के हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए, हमने ये कहा था कि अर्धचालक में जो कि प्योर फॉर्म में है उनकी कंडक्टिविटी कम होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। अब इम्प्योरिटी ऐड करने से बनने वाला जो अर्धचालक है वो बाह्य अर्धचालक होगा, लेकिन इम्प्योरिटी किस प्रकार की ऐड की जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो टेट्रावैलेंट है, चतुस्संयोजी हैं। अब इसमें दो तरह की इम्प्योरिटी हम ऐड कर सकते हैं, या तो पेंटावैलेंट पंचसंयोजी अशुद्धि। पंचसंयोजी अशुद्धि ऐड करने से बनने वाला नया अर्धचालक जो है वह कहलाता है एन टाइप का अर्धचालक। एन टाइप का अर्धचालक कब बनेगा? जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अर्थात आवर्त सारणी के जो पंचम वर्ग है उसकी तत्व की अशुद्धि इसमें मिलाएंगे। यह अशुद्धि किस प्रकार की हो सकती है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा। ठीक है, और इस प्रकार की अशुद्धि को हम डोनर इम्प्योरिटी बोलते हैं, अर्थात दाता प्रकार की अशुद्धि बोलते हैं। इसके बारे में आगे विस्तृत बात करेंगे। फिर इधर है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से बनेगा। जब हम आवर्त सारणी के तीसरे ग्रुप के जो अवयव हैं, जैसे बोरोन है, गैलियम है, इंडियम है, एल्यूमिनियम है, तो इससे जो बनने वाली है इस इम्प्योरिटी को ऐड करने से बनने वाला जो नया सेमीकंडक्टर है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इस प्रकार के सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी है वो एक्सेप्टेड, ये डोनर नहीं, एक्सेप्टेड टाइप इम्प्योरिटी होगी, अर्थात शुद्ध हम ये कह सकते हैं ग्राही प्रकार की अशुद्धि होगी। नैज अर्धचालक की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम केवल जो बात कर रहे हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की है, अर्थात शुद्ध अर्धचालकों की, नैज अर्धचालक की। यहाँ जो स्ट्रक्चर बताया गया है सिलिकॉन का है। हम लोग जानते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के बाह्यतम कक्षा में 4-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ये सेंटर का सिलिकॉन परमाणु है, 4 इलेक्ट्रॉन इसकी बाह्यतम कक्षा में है। ये 4 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ये 4 पड़ोसी सिलिकॉन परमाणु के साथ सहसंयोजी बंध अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये देखिए आप, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन और इस एटम का ये इलेक्ट्रॉन, और इस सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस परमाणु की, सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूरी हो जाएगी, पूर्णतया भर जाएगी। अब इसके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है।
कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। यही स्थिति बाकी के सिलिकॉन एटम की भी होगी। इसके भी क्या होगा, इसके अराउंड 4 जो सिलिकॉन के परमाणु है उनके पास जो 4 बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस प्रकार से इस सिलिकॉन एटम की भी बाह्यतम कक्षा पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं पर भी कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं होगा। ठीक है, ये जो हमने बात की थी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है, और बाकी ये कंडक्शन बैंड खाली है और ये एनर्जी गैप स्मॉल है। ये सेमीकंडक्टर के लिए हमने बात की थी। ठीक है, ये देखिए, जब अर्धचालक पदार्थ शुद्ध प्राकृतिक रूप में हो नए अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन इसके एग्जाम्पल है। जर्मेनियम सिलिकॉन की बाह्यतम कक्षा में जैसे हमने बात की 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए जो अपने बात की थी वही क्रिस्टल संरचना में ये 4 इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाह्यतम कक्षा में अन्य 4 परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध बना लेते हैं, जैसा मैंने समझाया आपको। इस प्रकार क्रिस्टल संरचना में प्रत्येक परमाणु की बाह्यतम कक्षा पूरी हो जाती है। हाँ, 0 केल्विन ताप अर्थात परम शून्य ताप पर क्रिस्टल संरचना में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन या धारावाहक नहीं होता है। आपने जैसा देखा अभी, वापस से हम उसको देखें, ये इसकी बाह्यतम कक्षा पूरी हुई है, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा ही सभी सिलिकॉन एटम के साथ होगा। तो इस प्रकार से इस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं पर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो धारावाहन का कार्य भी नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन ताप अर्थात परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो प्योर सेमीकंडक्टर है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसका व्यवहार कैसा होगा, एक आदर्श कुचालक की भांति यह व्यवहार करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वह परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर एक आइडियल इंसुलेटर की तरफ बिहेव करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, कई बार पूछा गया परीक्षा में कि परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक किस प्रकार से व्यवहार करता है। तो हम कहेंगे कि परम शून्य ताप पर नैज अर्धचालक में क्रिस्टल संरचना में कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में धारावाहन का कार्य संभव नहीं होगा। अतः हम ये कह सकेंगे कि उसका व्यवहार कैसा है, एक आदर्श कुचालक की तरह, एक आइडियल इंसुलेटर की तरह। कमरे के ताप पर जब हम आ जाते हैं, अभी तक हमने बात की थी किस पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर। कमरे का ताप लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट कर दे तो 300 केल्विन। तो 300 केल्विन ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी होगी, और वह एनर्जी किसकी वजह से, ताप की वजह से। तो जो तापीय एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, वो ये एक्सेप्ट करके और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वह कमरे के ताप पर तापीय ऊर्जा ग्रहण करके सहसंयोजी बंध को तोड़ देंगे और वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, एक कोवलेंट बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल कम है, अगर थर्मल एनर्जी सफिशिएंट है तो वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है किससे, जो संयोजी ऊर्जा बैंड है, जो वैलेंस एनर्जी बैंड है, इससे कंडक्शन एनर्जी बैंड में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन संयोजी ऊर्जा बैंड में इलेक्ट्रॉन का एक स्थान रिक्त रहेगा, क्योंकि एक कोवलेंट बॉन्ड टूटा है, इलेक्ट्रॉन था वहां पर, इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, तो इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान हो गया संयोजी बैंड में। तो ये जो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान है, इसे अपन होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का ये जो रिक्त स्थान कहाँ पर, संयोजी बैंड में है, उसे अपन होल कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि जैसा अपन ने बात की थी चालक पदार्थों में, तो चालक पदार्थों में एक ही प्रकार के धारावाहक है और वो है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अर्धचालक पदार्थों में 2 प्रकार के धारावाहक हो जाएंगे, 2 प्रकार के करंट कैरियर्स हो जाएंगे। एक तो चालक बैंड में है मुक्त इलेक्ट्रॉन और संयोजी बैंड में है होल। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के धारावाहक हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में रहेंगे। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप सिलिकॉन के प्रत्येक एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इस प्रकार से ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये स्ट्रक्चर सबके लिए है। तो यहाँ से जैसे ये हुआ रूम आपके परम शून्य ताप पर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनों के पास सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी। वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड तोड़ा, कोवलेंट बॉन्ड तोड़ करके ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी हो जाएगी, ये वैकेंसी क्या कहलाएगी, होल।
तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में है उसमें जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर उत्पन्न होंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिलेंगे और होल जो है आपका वो वैलेंस बैंड में अर्थात संयोजी बैंड में मिलेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। ये बैंड, ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटा है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए। क्यों? क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कम है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम फिर से बताया गया है। होल्स मूव विद इन वैलेंस बैंड, ये होल्स वैलेंस बैंड के अंदर, संयोजी बैंड के अंदर ही मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड के अंदर मूव कर रहे हैं। ये एनर्जी गैप स्मॉल है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखेंगे जितने होल्स यहाँ पर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन बैंड में होंगे। किस केस में? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में। इस प्रकार नेज अर्धचालक में कमरे के ताप पर जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे उतने ही मुक्त इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, उतने ही होल आपको संयोजी बैंड में मिलेंगे। तो चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne, संयोजी बैंड में होल की संख्या NH के बराबर होगी, अतः Ne बराबर NH होगा। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ये पॉइंट कि नेज अर्धचालक में दो प्रकार के धारावाहक, इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कह दीजिए चालन बैंड में और होल संयोजी बैंड में, लेकिन दोनों की संख्या बराबर, Ne बराबर NH। नेज अर्धचालक में कमरे के ताप पर दो प्रकार के धारावाहक इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं और कमरे के ताप पर इस प्रकार से नेज अर्धचालक की चालकता किसकी तुलना में? परम शून्य ताप पर चालकता की तुलना में बढ़ जाती है। परम शून्य ताप पर चालकता शून्य है क्योंकि किसी प्रकार का कोई करंट कैरियर वहां पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन कमरे के ताप पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं तो चालकता बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक की चालकता शून्य थी और कमरे के ताप पर नेज अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये यहाँ पर चित्र के माध्यम से और समझ सकते हैं आप। ये फर्मी एनर्जी लेवल बिल्कुल सेंटर में था, कब? परम शून्य ताप पर। ये देखिए आप, ये आपका वैलेंस एनर्जी बैंड और ये कंडक्शन एनर्जी बैंड। ठीक है, यहाँ पर ये तो था शुद्ध अर्धचालक की केस है हमारा। ठीक है, यहाँ अब कमरे के ताप पर T>0 केल्विन कुछ होल्स यहाँ पर हैं, होल्स को खाली स्थान से बताया गया है। ये वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड टूटे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में चला गया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का रिक्त स्थान अर्थात होल क्रिएट हो गए और ये इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं उतने ही होल वैलेंस बैंड में। ये चित्र के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चले गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्धचालक की चालकता। तो अर्धचालक की चालकता के लिए जो सूत्र है वो संक्षेप में यहाँ पर समझाया गया है। हम लोग जानते हैं चालकता क्या होती है? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। चालकता बराबर प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, तो सिग्मा बराबर 1/ρ। रो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, और सिग्मा चालकता है, कंडक्टिविटी है। अब रो को क्या लिखा जा सकता है? RA/L। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रतिरोध के लिए सूत्र है R बराबर ρ × L/A। तो रो का मान हो जाएगा R × A/L। R उस चालक का प्रतिरोध है, उस पदार्थ का प्रतिरोध है, A क्रॉस सेक्शन एरिया है और L लंबाई है। ठीक है, दोनों को मैंने प्रवाहित धारा I से गुणा किया है, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अंश को और हर को दोनों को हमने I से गुणा किया है। I × L हो जाएगा, ये I × R × A हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सेपरेट किया है I/A, बाकी हो जाएगा L/IR। IR आपका ये IR/L, ये I/A। अब देखिए करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, धारा प्रति इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, ये कहलाता है आपका J, जो कि बोलते हैं धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ये धारा घनत्व एक न्यू टर्म आपके लिए है। और इधर ये IR को V/L दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा बराबर क्या होता है? J/E। तो ये सिग्मा बराबर J/E।
अब यहाँ कंडक्टिविटी जो है किसकी वजह से है, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी और होल की वजह से भी। तो ये जे को मैंने लिखा है Jn प्लस JH। Jn कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड और JH जो है आपकी करंट डेंसिटी ड्यू टू होल इन वैलेंस बैंड। Jn रिपीट कर रहा हूँ, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। JH करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स इन वैलेंस बैंड। अब Jn का मान होता है NeVn। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो करंट के लिए फॉर्मूला I बराबर होता है NeAVd। ठीक है, Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, I बराबर NeAVd और I अपॉन ये हो जाता है NeVd। तो I अपॉन ए दैट इज J, करंट पर एरिया, ये J है, तो ये हो जाएगा NeVd। Vd की जगह Vn और ये इसके Vd की जगह VH आ जाएगा। और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और ये P नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये यहाँ पर Jn का वैल्यू हो जाएगी NeVn और JH की वैल्यू हो जाएगी PeVH। N नंबर डेंसिटी किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए, और P है नंबर डेंसिटी होल के लिए। ठीक है, इस प्रकार से सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास ये रहेगा 1/E कैपिटल E स्मॉल NeVn प्लस PeVH। अब इसमें से E कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा E और इस 1/E को नीचे शिफ्ट कर दिया, तो E इंटू N इंटू μN बाई E प्लस P इंटू μH बाई E। ये μN सॉरी ये V है, ये Vn और ये VH, तो ये हो जाएगा Vn बाई E और VH बाई E। तो यहाँ करेक्शन आप लोग कर लेना, μN की जगह Vn, ये μH की जगह VH, तो ये हो जाएगा Vn बाई E और ये हो जाएगा VH बाई E, और इसको अपन कहते हैं μN, अर्थात ये कहलाती है गतिशीलता मोबिलिटी। मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ करेक्शन करेंगे, इसको आप लिखेंगे Vn और इसको भी VH लिखेंगे। ठीक है, ये इसी यहीं से आ रहा है, स्मॉल ई बाहर आ गया, कैपिटल ई अंदर चला गया, देन Vn बाई E होगा आपका μN और VH बाई E होगा μH। ये म्यू जो है वो टर्म आती है मोबिलिटी या गतिशीलता, ये कहलाएगी इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता, μN इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता और μH होल की गतिशीलता, दोनों की मोबिलिटी के लिए टर्म है ये। ठीक है, और अब यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू E इंटू एन μN प्लस P μH। लेकिन जब मैं नेज अर्धचालक की बात करूंगा तो N और P बराबर बराबर होंगे, तो उस केस में ये N को कॉमन आकर के बाहर भी आ जाएगा, तो देखिएगा E इंटू एन μN प्लस μH, और N क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्शन बैंड या होल डेंसिटी इन वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नेज अर्धचालक की चालकता के लिए सूत्र रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।